यस, गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स। देखिए, हम लोग डिस्कस कर रहे थे फॉसिल फ्यूल्स के बारे में कि फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं और फॉसिल फ्यूल जो है वो कितने टाइप के थे। तो मैंने आपको बताया था कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। दीज आर नोन एज फॉसिल फ्यूल्स एंड दीज आर फॉर्म्ड इन मिलियंस ऑफ ईयर्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कार्बनाइजेशन। जो कोल है वो जो वुड है वो कोल में कन्वर्ट होती है बाय द प्रोसेस ऑफ कार्बनाइजेशन at the high temperature and high pressure and in the absence of oxygen, in the absence of air. तो अभी हम बात करेंगे कोल के प्रोडक्ट के बारे में। मैंने आपको कोल भी बताया था। कोल एक ब्लैक या ब्राउन कलर का सब्सटेंस होता है जिसको हम लोग यूज करते हैं बर्निंग प्रोसेस में, कंबशन प्रोसेस के अंदर टू प्रोड्यूस द हीट एनर्जी। और उस हीट एनर्जी से हम लोग हमारे कई तरह के सिस्टम चलाते हैं, जैसे कि थर्मल पावर प्लांट या स्टीम इंजन। These are known as systems. और इन सिस्टम्स को चलाने के लिए हम हीट एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं बाय बर्निंग द कोल। कोल को बर्न करके हम हीट एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। अभी हम लोग क्या देखते हैं कि कोल जो है उसके भी प्रोडक्ट ऑब्टेन किए जा सकते हैं। So these are some useful products obtained from coal. First one is coke, second is coal tar and third one is coal gas. अब ये प्रोडक्ट कैसे ऑब्टेन किए जाते हैं? तो इसके लिए एक प्रोसेस की जाती है दैट इज नोन एज डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। दैट इज नोन एज डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। अब देखिए, कोल से कोक, कोल तार और कोल गैस कैसे बना है। तो सबसे पहले कोक के बारे में बात करते हैं कि कोक कैसे प्रोड्यूस किया जाता है। जो कोक होता है उसमें 98% कार्बन होता है, उसमें 98% कार्बन होता है। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, कोल के अंदर जो भी वॉलेटाइल सब्सटेंसेस है, वॉलेटाइल का मतलब है जो टेम्परेरी सब्सटेंसेस है, हम उनको इससे रिमूव कर देते हैं। तो कोक में ज्यादातर क्वांटिटी में क्या बच जाता है? कार्बन रह जाता है। बाकी सब सब्सटेंसेस क्या हो जाते हैं, इसमें से रिमूव हो जाते हैं। तो देखिए कैसे रिमूव कर सकते हैं। एक क्लोज्ड चैम्बर लेंगे, क्लोज्ड चैम्बर, इसके अंदर हमने कोल को प्लेस कर दिया। ये कोयला हमने यहाँ पर रख दिया और ये जो चैम्बर है इट इज नॉट हैविंग एयर। इसमें क्या नहीं है? ऑक्सीजन नहीं है, एयर नहीं है। सो वी कैन राइट इन द एब्सेंस ऑफ एयर। एयर की एब्सेंस में इसको हीटअप करना है। तो हीटअप करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर फर्नेंस लगाते हैं। फर्नेंस मतलब की भट्टी, और किसी भी तरह से कोई भी फ्यूल यहाँ पर बर्न कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया, फर्नेंस लगाया और हीट एनर्जी प्रोड्यूस करनी शुरू की। फर्नेस, फर्नेस इज नोन एज, इसको हिंदी में भट्टी बोलते हैं, और ये हीट एनर्जी को प्रोड्यूस करेगी। तो हमने यहाँ से हीट एनर्जी प्रोड्यूस की और यहाँ पर जो कोल था, इस कोल को गर्म करना स्टार्ट किया, हीटअप करना स्टार्ट किया। हीटअप कर रहे हैं लेकिन किसकी एब्सेंस में? एयर की एब्सेंस में। तो इस चैम्बर के अंदर ये जो क्लोज मैंने कंटेनर बनाया, ये जो चैम्बर बनाया, इसके अंदर क्या नहीं है? इसके अंदर किसी भी तरह के ऑक्सीजन या नाइट्रोजन या किसी भी और गैस के पार्टिकल्स नहीं है। तो इसीलिए मैंने लिखा इन द एब्सेंस ऑफ एयर। तो जब कोल को हम हीटअप कर रहे हैं इन द एब्सेंस ऑफ एयर, तो क्या होगा? कोल जब गर्म होगा तो इसके अंदर से वॉलेटाइल सब्सटेंसेस ऐसा रिमूव होने स्टार्ट हो जाएंगे। कौन कौन से वॉलेटाइल सब्सटेंसेस है? सल्फर, दूसरा है नाइट्रोजन, तीसरा है मॉइस्चर। मॉइस्चर के अंदर गैसेज आती है। मॉइस्चर में आता है ऑक्सीजन, बहुत कम क्वांटिटी में होती है, बहुत लो क्वांटिटी में होती है ऑक्सीजन। उसके अलावा मॉइस्चर में आता है H2O, और मॉइस्चर में क्या आता है? CO2 एंड कार्बन मोनोऑक्साइड ऑल्सो, एंड कार्बन मोनोऑक्साइड ऑल्सो। तो जैसे ही मैंने कोल को हीटअप किया, हीटअप करते ही ये सल्फर, नाइट्रोजन और ये जो मॉइस्चर था, मॉइस्चर मतलब ऑक्सीजन, H2O, CO2, ये सब गैसेज इसमें से रिमूव होनी स्टार्ट होगी। हीटअप हुआ, गर्म हुई, गैसेज जो है उनका वेट कम होता है, उनकी डेंसिटी कम होती है, तो वो ऊपर की तरफ राइज होती है। ऊपर की तरफ राइज होती है तो हम लोग क्या करेंगे, इन गैसेस को किसी दूसरे चैम्बर में कलेक्ट कर लेंगे। अब इनसे बाहर भी तो निकालना पड़ेगा। इनसे बाहर निकालने के लिए यहाँ पर एक पाइप लगी होती है और इस पाइप के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, इन गैसेस को यहाँ से बाहर की तरफ का निकाल लेते हैं। तो ये गैसेस जैसा बाहर की तरफ आ जाती हैं। एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। तो हमने कोल का डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन किया, मतलब कि उसको ऑक्सीजन की, एयर की एब्सेंस में हीटअप किया। जैसे ही हीटअप किया तो ये जो सारे सब्सटेंस हैं इनको बोलते हैं वॉलेटाइल सब्सटेंस। वॉलेटाइल मतलब टेम्परेरी सब्सटेंस है जो इसमें से इजीली रिमूव हो सकते हैं। तो हमने इसको गर्म किया, कोल को बर्न नहीं कर रहा हूं मैं,
बर्न नहीं कर रहा हूँ, कॉल को बर्न नहीं कर रहे, मैं बोल रहा हूँ हीटअप कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। तो सर सिर्फ हमने इसको हीटअप किया, हीटअप करते ही ये वॉलेटाइल सब्सटेंसेस राइज अप हुए और इस पाइप के थ्रू हमने इनको बाहर निकाल लिया, गैसेस को या जो भी सब्सटेंसेस थे। तो ये कॉल किसमें कन्वर्ट हो गया? ये कॉल कन्वर्ट हो गया कॉक में। ये कॉल जो है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? कॉक में। और यहाँ पर ये जो कॉल था जिसके अंदर से ये सारे सब्सटेंस रिमूव हो चुके हैं, अब इसमें ज्यादातर क्वांटिटी में, मोस्ट ऑफ द क्वांटिटी में इसके अंदर क्या है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, इसमें मोस्ट ऑफ द क्वांटिटी में सिर्फ एक ही कंपोनेंट है विच इज कार्बन। एंड कितना कार्बन? हाउ मच? 98% कार्बन। 2% अभी भी इसमें कुछ वॉलेटाइल सब्सटेंसेस रह जाते हैं जो इससे रिमूव नहीं हो पाते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन में। ओके, तो ये जो 98% कार्बन वाला जो कॉल था, हमने इसका क्या नाम रख दिया? हमने इसका नाम रख दिया कोक, COKE, कोक। तो कॉल से कोक बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है? तो आंसर है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन प्रोसेस से। और डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन प्रोसेस क्या होती है? कॉल को ऑक्सीजन की एब्सेंस में गर्म किया जाता है, हीटअप किया जाता है। गर्म करने पर वॉलेटाइल सब्सटेंसेस रिमूव हो जाते हैं और इसमें सिर्फ 98% कार्बन रह जाता है। 98% कार्बन रह गया, बाकी सब सब्सटेंसेस रिमूव हो गए। तब हमने इसको क्या बोल दिया? तब हमने बोला ये जो प्रोडक्ट बना इसको कोक बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा इसको? कोक। तो दोनों में से बेटर फ्यूल कौन सा है? कोक अच्छा फ्यूल है या कोल अच्छा फ्यूल है? इन दोनों में से सबसे अच्छा, जो दोनों में से बेस्ट फ्यूल है वो है कोक। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ कार्बन है, और कार्बन अगर ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो सिर्फ एक ही केमिकल रिएक्शन होगी। तो सिर्फ एक ही केमिकल रिएक्शन होगी, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और इसमें क्या प्रोड्यूस होगी? इस रिएक्शन में एनर्जी प्रोड्यूस होगी। जबकि कोल को बर्न करते हैं, कोयले को जलाते हैं, तो उसमें सल्फर भी होता है और नाइट्रोजन भी होता है। तो सल्फर और नाइट्रोजन ये भी ऑक्सीजन से रिएक्शन करते हैं और SO2, NO2 इस तरह की गैसेस प्रोड्यूस करते हैं, और ये गैसेस पॉल्यूशन क्रिएट करती हैं। तो एयर पॉल्यूशन किनके कारण क्रिएट हो रहा है? NO2, SO2 के कारण क्रिएट हो रहा है। एसिड रेन के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है NO2। NO2 जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो नाइट्रिक एसिड बनता है। SO2 इरिटेशन क्रिएट करता है लंग्स के अंदर, सांस लेने में दिक्कत होती है, आईज में इरिटेशन क्रिएट करता है। ठीक है, तो ये दोनों ही क्या है? एयर पॉल्यूटेंट है। ये दोनों ही क्या है? एयर पॉल्यूटेंट, मतलब कि एयर पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं। तो हमने इनको तो रिमूव भी कर दिया ना, कोल को हीटअप किया, कोल को हीटअप किया तो सल्फर और नाइट्रोजन जो वॉलेटाइल सब्सटेंसेस थे वो इसमें से हमने रिमूव कर दिए। तो इसमें क्या बचा? इसमें तो कार्बन बचा सिर्फ। तो कोक में सिर्फ ये केमिकल रिएक्शन होगी। कोक को बर्न करेंगे तो सिर्फ ये रिएक्शन दिखाई देगी, कार्बन होगा उसमें 98%, वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा और क्या बनाएगा? CO2, और इसमें एनर्जी रिलीज होगी। अब सल्फर नाइट्रोजन तो हमने इससे रिमूव भी कर दिए, तो एयर पॉल्यूशन नहीं होता। तो कोक एक अच्छा फ्यूल है जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू भी ज्यादा होती है, मतलब कि जो ज्यादा हीट एनर्जी प्रोड्यूस करता है। कोक जो है वो ज्यादा हीट एनर्जी प्रोड्यूस करता है, किसके कंपैरिजन में? कोल के कंपैरिजन में। दूसरा, एयर पॉल्यूशन नहीं होता इससे, कम होता तो है लेकिन कम एयर पॉल्यूशन होता है, क्योंकि 2% अभी भी इसमें कुछ सब्सटेंसेस हैं वो एयर पॉल्यूशन करते हैं। तो कोल के कंपैरिजन में कोक कम एयर पॉल्यूशन करेगा जब हम इसको क्या करेंगे? जब हम इसको बर्न करेंगे, जलाएंगे एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। अच्छा, और क्या यूज है कोक का? कोक का एक यूज तो मैंने आपको बता दिया, इट इज यूज्ड एज ए फ्यूल। इट इज यूज्ड एज ए फ्यूल। तो आप इसको क्लीनर फ्यूल बोल सकते हैं, साफ फ्यूल बोल सकते हैं। जो हमने क्या कर लिया? साफ कर लिया। डिस्टिलेशन का मतलब क्या होता है? यहाँ पे मैंने एक वर्ड लिखा था, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन का मतलब होता है टू प्यूरिफाई, प्यूरिफिकेशन, साफ करना। तो हमने क्या किया? कोल को साफ करके क्या बना लिया? कोक बना लिया। उसमें जो इम्प्योरिटीज थी वो हमने रिमूव कर दी। अच्छा, कोक का एक यूज और है, आयरन को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, आयरन मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, निकालने के लिए। जैसे कि मान लीजिए आयरन हमारे पास आयरन ऑक्साइड की फॉर्म में, ये आयरन जो था वो किस फॉर्म में था? आयरन ऑक्साइड की फॉर्म में था, FeO, दिस इज नोन एज आयरन ऑक्साइड। और हमने इसको बर्न किया किसकी प्रेजेंस में? कोक की प्रेजेंस में। हमने आयरन ऑक्साइड को कोक के साथ बर्न किया। कोक के अंदर क्या होता है? 98% कार्बन। तो जब इसको बर्न करते हैं तो कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है और इसके साथ कंबाइन हो जाता है, और क्या सेपरेट हो जाता है? और आयरन जो है वो सेपरेट हो जाता है। तो ये केमिकल रिएक्शन भी करवाई जाती है किसके थ्रू? कोक के थ्रू। तो प्योर आयरन को गेट करने के लिए, पाने के लिए, एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम आयरन ऑक्साइड को हीटअप करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कोक,
या ऐसा बोल सकते हैं हम आयरन ऑक्साइड को बर्न करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कोक। तो आयरन ऑक्साइड को जब कोक की प्रेजेंस में बर्न किया जाएगा तो बनेगा कार्बन मोनोऑक्साइड एंड आयरन मेटल विल बी एक्सट्रैक्टेड। जो आयरन मेटल है वो हमें प्योर फॉर्म में क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। तो ये था कोक के बारे में। तो जब हमने कोल को हीटअप किया उसमें से वोलेटाइल सब्सटेंस रिमूव हो गए और हमें क्या मिल गया, हमें कोक। कोक में 98% कार्बन है और ये अच्छा फ्यूल है। किसके कंपैरिजन में, कोल के कंपैरिजन में ये ज्यादा हीट एनर्जी प्रोड्यूस करता है। कोल के कंपैरिजन में एयर पोल्यूशन कम करता है। किसके कंपैरिजन में, कोल के कंपैरिजन। और इसका यूज क्या है, इसका यूज है फ्यूल की तरह, इसको यूज किया जा सकता है हीट एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए और आयरन को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, आयरन मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए फ्रॉम इट्स ऑक्साइड। आयरन मेटल को उसके ऑक्साइड से निकालने के लिए, अलग करने के लिए भी किसका यूज किया जाता है, कोक का यूज किया जाता है। अब फिर से डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन की प्रोसेस पे आते हैं। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन की प्रोसेस पर आते हैं। देखिए मैंने एयर की एब्सेंस में इसको हीटअप किया था कोल को, तो एक प्रोडक्ट तो यहां पर बना था कोक, बाकी के प्रोडक्ट देखिए क्या बनते हैं। एब्सेंस ऑफ एयर। तो जब मैं इसको ऐसा हीटअप कर रहा हूं, इस बर्नर लगा देते हैं, बर्नर लगा के हीटअप कर देते हैं। ये एक बर्नर है जिससे फ्लेम्स प्रोड्यूस होंगी और इस बर्नर के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, मटेरियल्स को हीटअप कर सकते हैं। ओके, तो हम लोग कोल को हीटअप कर रहे थे, वॉलेटाइल सब्सटेंसेस रिमूव हो गए। अब इसमें और भी गैसेज हैं। कौन कौन सी गैसेज है, ये वॉलेटाइल सब्सटेंस है और कुछ गैसेज भी इसमें से रिमूव होते हैं। उन गैसेज से क्या मिलेगा हमें, कोल गैस। तो जैसे ही मैंने कोल को हीटअप किया, इसमें से सबसे पहली गैस रिलीज हुई मेथेन गैस। उसके बाद इसमें से रिलीज होती है कुछ क्वांटिटी में हाइड्रोजन गैस भी रिलीज होती है, मेथेन एंड हाइड्रोजन गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड अदर गैसेस। H2, this is hydrogen gas, methane gas, sulfur is also a gas and nitrogen is also a gas. सल्फर भी गैस की फॉर्म में रिलीज होता है, नाइट्रोजन भी गैस की फॉर्म में। सल्फर इज इन द सॉलिड फॉर्म, नॉट इन द गैस फॉर्म। सल्फर डाइऑक्साइड की फॉर्म में रिलीज होता है। तो हम तो गैसेस की बात कर रहे हैं, सल्फर नहीं लिखेंगे। मेथेन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन इज ए गैस एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये गैसेस भी इसमें से रिलीज होती है और कुछ और सब्सटेंस भी रिलीज होती है। जैसे मैंने आपको मॉइस्चर बताया था, मॉइस्चर में आ रहा था CO2, H2O, ऑक्सीजन, ये सब मॉइस्चर में आता है। तो ये भी इसमें से रिमूव हो रहा है। तो हमने जैसे इसको हीटअप किया, हीटअप करते क्या हुआ, ये तो कोक में कन्वर्ट होना शुरू हो गया। तो यहाँ पर जो सॉलिड सब्सटेंस हमें मिल रहा है ब्लैक कलर का, डार्क ब्लैक कलर का जो सॉलिड सब्सटेंस मिल रहा है, वो तो क्या बन गया, जो कोल था वो तो किसमें कन्वर्ट हो गया, वो तो कोक में कन्वर्ट हो गया। और यहाँ से जो गैसेज रिलीज हो रही हैं, उसमें कौन कौन सी गैसेज हैं, मेथेन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये सब जो गैसेज का मिक्सचर है, इनको क्या बोलते हैं, इनको कोल गैस बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं, कोल गैस। तो कोल प्रोसेसिंग प्लांट, इसकी बात कर रहा हूं मैं, कोल प्रोसेसिंग प्लांट। तो ये जो कोल प्रोसेसिंग प्लांट होते हैं, इन प्लांट्स के अंदर जब कोल की प्रोसेसिंग की जाती है, उसको हीटअप किया जाता है, उस समय उसमें से जो गैसेस निकलती हैं उनको कोल गैस बोलते हैं। और कोल गैस को फ्यूल की तरह यूज किया जा सकता है। और कोल गैस को फ्यूल की तरह क्या किया जा सकता है, यूज किया जा सकता है। 19th सेंचुरी में न्यूयॉर्क और लंदन के अंदर यूज करते थे इस कोल गैस को, क्या बंद करने के लिए, डोमेस्टिक कुकिंग के लिए, हीट एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, घर पर खाना बनाने के लिए इसको यूज करते थे। कब, 19th सेंचुरी में। ये जो कोल गैस है 19th सेंचुरी में यूज की जाती थी घरों के अंदर। और कहां पर, कोल प्रोसेसिंग प्लांट के पास में जो विलेजेस है सिर्फ उनमें, या कोल प्रोसेसिंग प्लांट के पास में जो इंडस्ट्रीज है, उन इंडस्ट्रीज के अंदर भी हम इस कोल गैस का यूज कर सकते हैं। तो ये कोल गैस को पाइप के थ्रू सप्लाई किया जाता है। देखिए यहाँ से गैसेज ऊपर की तरफ राइज हो रही हैं
और इस पाइप को हम लोग क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे आसपास जो भी फैक्ट्री होगी, जो भी इंडस्ट्री होगी, उसमें ट्रांसफर कर देंगे इस पाइप को। तो पाइप के थ्रू हम लोग कोल गैस को ट्रांसफर कर सकते हैं आसपास की इंडस्ट्रीज के अंदर, तो वहां पर ये इसको फ्यूल की तरह यूज कर सकते हैं। दिस इज कोल गैस, दिस इज कोल गैस। तो मैंने अभी आपको दो प्रोडक्ट बता दिए। जब मैंने कोल को हीटअप किया तो एक सॉलिड सब्सटेंस यहाँ पर बचा, विच इज कॉक, विच इज कंटेनिंग 98% कार्बन, एंड some gases will rise. These gases are mixture of methane, hydrogen, nitrogen, and carbon monoxide. These gases are methane, hydrogen, nitrogen, carbon monoxide, और इनका जो मिक्सचर है इसको क्या बोला हमने, इनको बोला कोल गैस। इनको क्या बोला, कोल गैस। कोयले से जो गैस बनी उसको कोल गैस बोला। अब तीसरा प्रोडक्ट देखिए क्या है, कोल तार। कोल तार ब्लैक कलर का लिक्विड है जिसकी जो स्मेल है वो पंजेंट होती है, काफी तेज स्मेल होती है। जो कोल तार है वो भी क्या है, एक लिक्विड है, ब्लैक कलर का लिक्विड है, जो कि एक मिक्सचर है अलग अलग सब्सटेंसेस का, जो कि क्या है, मिक्सचर है अलग अलग सब्सटेंसेस का। वो लिक्विड आपको यहाँ पर मिलेगा, वो लिक्विड आपको यहाँ पर मिलेगा। इसके बीच बीच में यहाँ पर एक लिक्विड भी प्रोड्यूस होगा। जब हम कोल को हीटअप कर रहे थे तो कुछ मटेरियल तो कोक में कन्वर्ट हो गया, कुछ कोल गैस में कन्वर्ट हो गया, और कुछ मटेरियल लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। हीटअप करने पर कुछ मटेरियल लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, उस लिक्विड को बोला जाता है कोल तार। कोल तार एक लिक्विड है, ब्लैक कलर का लिक्विड है, जो कि एक मिक्सचर है डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सब्सटेंसेस का। अब कौन कौन से सब्सटेंसेस हैं उनके बारे में देखिए, कौन कौन से सब्सटेंसेस होंगे उनके बारे में देखिए। सो हियर आई एम राइटिंग, फर्स्ट वन इज बेंजीन। ये कुछ केमिकल कंपाउंड्स के नाम लिख रहा हूँ, बेंजीन, टोलुइन, नेक्स्ट xylene, fourth one is naphthalene, fourth one is naphthalene, and fifth one is anthracene, anthracene बोलते हैं, fifth one is anthracene। तो ये सारे के सारे फ्रैक्शंस जो हैं ये अलग हो जाते हैं। ये सारे फ्रैक्शंस का जो कॉम्बिनेशन है उसको क्या बोला जाता है, उसको कोल तार बोला जाता है। उसको क्या बोला जाता है, कोल तार। ये फिफ्थ मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, हियर आई एम राइटिंग एंथ्रेसिन। तो ये 5-6 सब्सटेंसेज है जो लिक्विड फॉर्म में होते हैं और इनके मिक्सचर को क्या बोला जाता है, कोल तार। अब इनका यूज कहाँ पर होता है, इनका यूज होता है अलग अलग तरह की इंडस्ट्री। पेंट इंडस्ट्री के अंदर इनका यूज होता है कोल तार का, पेंट क्रिएट करने में इसका यूज किया जाता है। उसके अलावा फोटोग्राफिक प्लेट्स होती हैं, एक्सरे मशीन होती है ना, एक्सरे मशीन में जब एक्सरे किया जाता है तो उसके लिए एक फोटोग्राफिक प्लेट चाहिए होती है, तो वो प्लेट को बनाने के लिए भी कोल तार का यूज करते हैं। इसके अलावा ये रूफिंग की जाती है, सीलिंग बनाई जाती है, छत बनाई जाती है, उसका इंसुलेशन करने के लिए, मतलब उसके अंदर से कोई लिक्विड पास आउट ना हो या गैसेस पास आउट ना हो, तो इंसुलेशन करने के लिए भी कोल तार का यूज किया जाता है। इंसुलेशन करने के लिए भी किसका यूज करते हैं, कोल तार का यूज करते हैं। ओके, तो अभी मैं आपको यूजेस बता रहा था किसके, कोल तार के। ये जो बेंजीन, टोलुइन, xylene, नैप्थलीन, एंथ्रेसिन, इन सबका जो मिक्सचर है उसको कोल तार बोला जा रहा है, और ये ब्लैक कलर का एक लिक्विड होता है। अब इसके यूजेस आप सुन लीजिए। यूजेस मैंने आपको बताए कि इसको पेंट इंडस्ट्रीज के अंदर यूज किया जाता है, पेंट इंडस्ट्री में, प्लास्टिक इंडस्ट्री में, और उसके साथ साथ इसको यूज किया जाता है फोटोग्राफिक प्लेट्स बनाने में। और इसके अलावा मैंने आपको बताया कि इंसुलेशन बनाने के लिए जो सीलिंग होती है, जो छत होती है, उसको इंसुलेटिंग करने के लिए भी कोल तार का यूज किया जाता है, जिसको रूफिंग मटेरियल भी बोल सकते हैं या वाटर प्रूफिंग मटेरियल भी बोल सकते हैं, वाटर प्रूफिंग मटेरियल। ओके, इसके अलावा हम लोग इसको और यूज कर सकते हैं परफ्यूम्स बनाने के लिए, ड्रग्स बनाने के लिए भी यूज किया जाता है। इसके अलावा कल एक यूज मैंने आपको बताया था नैप्थलीन का। जो नैप्थलीन था उसका हम लोग यूज कर रहे थे क्या बनाने के लिए, नैप्थलीन बॉल्स बनाने के लिए। किसको दूर रखते हैं, ये इंसेक्ट्स को दूर रखने के लिए। जो कॉटन क्लॉथ्स होते हैं या कॉटन होती है उसके अंदर अगर उसके अंदर इंसेक्ट ना आए, इसके लिए हम किसका यूज करते हैं, नैप्थलीन का यूज करते हैं। तो नैप्थलीन एक
प्रोडक्ट है, किसका प्रोडक्ट है? कोल तार का। नेफ्थलीन किसका प्रोडक्ट है? कोल तार का। और कोल तार किसका प्रोडक्ट है? कोल का। और कोल तार किसका प्रोडक्ट है? कोल का प्रोडक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं पेट्रोलियम के बारे में। तो मैंने ये तीनों प्रोडक्ट आपको बता दिए, कोक, कोल तार, कोल गैस। इसको अब आप अपनी एनसीईआरटी बुक से रीड करेंगे और आपको कोई डाउट होगा तो आप पूछेंगे। ओके, देखिए नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं हम पेट्रोलियम के बारे में। पेट्रोलियम इज ए फॉसिल फ्यूल। ये भी एक फॉसिल फ्यूल है। कैसे बनता है उसको हम कल डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी आप इसका इंट्रोडक्शन देख लीजिए क्या होगा। सबसे पहले पेट्रोलियम, जिसको क्रूड ऑयल भी बोला जाता है। क्रूड ऑयल मतलब कच्चा तेल, रो ऑयल भी बोल सकते हैं आप इसको। और जो कि एक मिक्सचर है, जो कि क्या है? एक मिक्सचर है। किस कलर का है? ब्लैक कलर का। और कौन सी स्टेट में मिलता है? लिक्विड स्टेट, जिसके अंदर अलग अलग तरह के डिफरेंट डिफरेंट काइंड के सब्सटेंसेज हैं। लेकिन सारे के सारे सब्सटेंसेज में क्या कॉमन है? जो सारे सब्सटेंस हैं वो हाइड्रोकार्बन। जो सारे के सारे सब्सटेंसेज हैं वो क्या है? हाइड्रोकार्बन। कार्बन और हाइड्रोजन से बने, कार्बन और हाइड्रोजन से बने। ओके, तो इनको ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज भी बोला जाता है। नेचुरल है, अपने आप नेचर में बने हैं, तो इनको ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज भी बोला जाता है। तो पेट्रोलियम इज ए क्रूड ऑयल एंड इट इज ऑल्सो ए फॉसिल फ्यूल and it is a kind of mixture which is of black color and it is in the liquid state। ये liquid state में होता है। और पेट्रोलियम वर्ड किससे बना है? पेट्रोलियम वर्ड किससे बना है? पेट्रा। पेट्रा का मतलब होता है रॉक एंड ओलियम इज ऑयल। पेट्रा इज रॉक एंड ओलियम इज ऑयल। तो रॉक ऑयल बोल सकते हैं पेट्रोलियम वर्ड इससे। अब इसके क्या क्या प्रोडक्ट होते हैं? पेट्रोलियम के प्रोडक्ट होते हैं पेट्रोलियम गैस, पेट्रोलियम गैस, जिसको आप लोग घरों में यूज करते हैं, एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। जब उसको कंप्रेस कर दिया जाता है, प्रेशराइज किया जाता है, तो प्रेशराइज करने पर वो पेट्रोलियम गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है, लिक्विफाइड हो जाती है, तो इसलिए उसको एलपीजी बोला जाता है। दूसरा जो प्रोडक्ट है दैट इज गैसोलीन और यू कैन से दैट पेट्रोल। थर्ड प्रोडक्ट इज केरोसिन ऑयल, kerosene oil. Next product is diesel. Fifth product is lubricant oil. Lubricant oil. इसके बाद नेक्स्ट प्रोडक्ट देखिए क्या होगा। सिक्स्थ प्रोडक्ट पैराफिन वैक्स एंड सेवंथ प्रोडक्ट इज फ्यूल ऑयल। तो ये सारे प्रोडक्ट ऑप्टेन किए जाते हैं। एक और प्रोडक्ट है उसको मैं रख देता हूँ, बिटुमिन। तो देखिए हम लोग पेट्रोलियम को एक प्रोसेस करेंगे जिसको डिस्टिलेशन बोला जाता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन का मीनिंग अभी मैंने आपको बताया था, टू प्यूरिफाई, प्यूरिफिकेशन करना, साफ करना। तो पेट्रोलियम को जब हम साफ करेंगे तो उसको साफ करने पर, क्लैरिफाई करने पर या प्यूरिफाई करने पर सबसे पहला प्रोडक्ट मिलेगा पेट्रोलियम गैस। फिर पेट्रोल, केरोसिन ऑयल, डीजल, लुब्रिकेंट ऑयल। लुब्रिकेंट ऑयल हम लोग यूज करते हैं इंजन को ठंडा रखने के लिए, उसके अंदर फ्रिक्शन को कम करने के लिए। तो इंजन के अंदर जो फ्रिक्शन क्रिएट होता है उसके पार्ट्स में, तो फ्रिक्शन को कम करने के लिए लुब्रिकेंट ऑयल का यूज किया जाता है, जिसको इंजन ऑयल या मोबिल ऑयल भी बोलते हैं। नेक्स्ट पैराफिन वैक्स। पैराफिन वैक्स पेट्रोलियम जेली, जैसे कि हम लोग वैसलीन यूज करते हैं, वैसलीन जो होती है उसके ऊपर लिखा होता है पेट्रोलियम जेली, तो वो भी एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, हाइड्रोकार्बन, दैट इज पैराफिन वैक्स। उसके अलावा कैंडल्स बनाने के लिए भी पैराफिन वैक्स का यूज किया जाता है। नेक्स्ट फ्यूल ऑयल। फ्यूल ऑयल एक कंटेंट है जो शिप्स को रन करने के, शिप के जो इंजन होते हैं, जो लार्ज बड़े बड़े इंजन हैं जिनमें ज्यादा फ्यूल की रिक्वायरमेंट रहती है, उसमें हम लोग फ्यूल ऑयल का यूज करते हैं। नेक्स्ट प्रोडक्ट इज बिटुमिन। जो बिटुमिन है उसका यूज करते हैं रोड की कंस्ट्रक्शन में, रोड्स बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। सो दीज आर द प्रोडक्ट्स ऑफ द पेट्रोलियम और क्रूड ऑयल। अब इनके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे हम, कल मैं आपको बताऊंगा फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम, कि पेट्रोल कैसे बना होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, रीड कर सकते हैं बुक में से। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। तो कल डिस्कस करते हैं फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम।